Hello, good morning everyone. Today my presentation topic is Introduction to Macroeconomics, its meaning, features, scope, importance, limitations, and what is the difference between micro and macroeconomics. So, I'm Rajni Goyal, Assistant Professor of Economics, Government College Chichroli, Yamuna present this topic. What is macroeconomics? What are its features, scope, importance, limitations, etc. So first of all, we will do what is the meaning of macroeconomics. समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? Macroeconomics is that part of economics which deals with aggregates, that is aggregate consumption, aggregate expenditure, aggregate demand, aggregate supply, national income, etc. अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र का वह हिस्सा है, वह पार्ट है जिसमें हम समग्र का अध्ययन करते हैं, समग्र की स्टडी करते हैं। जैसे हमारे पास है कि टोटल इकोनॉमी का कंजम्पशन कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, नेशनल इनकम कितनी है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो जब हम इन तत्वों की स्टडी करते हैं, दैट कम्स अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि हमारे पास दो डेफिनेशन भी है। Macroeconomic theory is that part of economics which studies the overall average and aggregate of the system. जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ओवरऑल एवरेजेस एंड एग्रीगेट की स्टडी करती है। बॉल्डिंग के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। शेपिरो ने बताया है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र है, वो एक इकोनॉमी की होल के रूप में फंक्शनिंग को डील करता है। सो फ्रॉम दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का वह हिस्सा है जिसमें हम समग्र की स्टडी करते हैं, किसी इंडिविजुअल यूनिट की नहीं बल्कि हम समग्र के बारे में देखते हैं। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन है open macroeconomics, and open economy is one that interact freely with other economies around the world. Open मैक्रो इकोनॉमी के ओपन इकोनॉमी में क्या होता है? जब हम एक अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से फ्रीली इंटरेक्ट करती है दूसरी इकोनॉमी से। नेक्स्ट है क्लोज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन दैट डजंट इंटरेक्ट विद अदर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। देयर आर नो एक्सपोर्ट, नो इम्पोर्ट एंड नो कैपिटल फ्लो। बंद समष्टि अर्थशास्त्र वह होता है जिसमें हम दूसरे इकोनॉमी से कोई रिलेशन नहीं होता, ना ही कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, कोई कैपिटल फ्लो किसी भी तरह का नहीं होता, तो उसे हम क्लोज्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये हो गया हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप का मतलब है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन तत्वों को या किन किन सब्जेक्ट्स को हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की जो सिद्धांत है उसकी स्टडी करते हैं कि एक देश में राष्ट्रीय आय का स्तर कितना है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का स्तर कितना है, रोजगार का सिद्धांत भी हम इसे कह सकते हैं। थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा, मुद्रा एक अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा की मात्रा है, कितनी उसकी होनी चाहिए, कितना वो मुद्रा रहेगी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कितनी है। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जो जनरल प्राइस लेवल है, सामान्य कीमत स्तर है, यहाँ पर हम एक वस्तु की कीमत ना लेकर बल्कि सभी वस्तुओं की जो सामान्य कीमत स्तर है उसकी स्टडी करते हैं। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आर्थिक समृद्धि और विकास का मुद्दा है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है कि अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, अर्थव्यवस्था में कितना विकास हो रहा है, वो जो भी हम स्टडी करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल्स, व्यापार चक्र। व्यापार चक्र एक अर्थव्यवस्था जो है वो स्टेबल नहीं रह सकती, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जो भी वो उतार चढ़ाव आते हैं उसकी स्टडी भी हम बिजनेस साइकिल्स में करते हैं। बिजनेस साइकिल या व्यापार चक्रों की हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर करते हैं। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिद्धांत है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। कितने हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, कितनी फॉरेन एक्सचेंज रेट रहेगी, इन सभी की जो स्टडी है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर करते हैं। नेक्स्ट है बजटरी डेफिसिट एंड फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति अर्थात सरकार का व्यय क्या होगा, सरकार कितने कर देती है, सरकार किस तरह से खर्चा करती है, सरकार का बजटीय घाटा क्या होगा, इन सभी की जो स्टडी है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही करते हैं। इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये हमारे पास है जितनी भी ब्याज की दरें हैं, ब्याज की दरों में CRR है, SLR है, बैंक रेट,
कि जितनी भी ब्याज की दरें हैं मौद्रिक नीति के अंतर्गत निर्धारित होती हैं, आरबीआई से निर्धारित करता है और उसका जो काम है वो सरकार और आरबीआई के अंडर होते हैं। केंद्रीय बैंक, जिसे हम सरकार का केंद्रीय बैंक भी कह सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जितने भी हमारे पास है नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, मनी, जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट्स, जितने भी हमारे पास एग्रीगेट्स हैं उन सब की स्टडी हम किसमें करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की विशेषताएं। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की विशेषताएं हैं वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, जैसा कि हमने पीछे देखा, दैट इज वेरी वाइड। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, इट इज कंसर्न विद कॉन्सेप्ट सच एज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, इन सभी चीजों की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि जो हम यहाँ पर किसी इंडिविजुअल प्राइसेस को ना लेकर किसी भी प्रोडक्ट के इंडिविजुअल प्राइस की स्टडी नहीं करते, बल्कि हम लंपिंग मेथड में हम जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करते हैं। हम ये नहीं देखते कि गेहूं की कीमतों में क्या वृद्धि हुई है, क्या कमी हुई है, या फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में सामान्य कीमत स्तर की बात करते हैं। सामान्य कीमत स्तर का मतलब है कि कुल प्राइसेस में क्या परिवर्तन आया है। जो जनरल प्राइस लेवल है, सामान्य कीमत स्तर है, उसमें क्या चेंजेस है, अर्थात मुद्रास्फीति की हम यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स एंड देयर इंटरडिपेंडेंस, की बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उनसे कंसर्न है, तो इसलिए हम यहाँ जनरल इक्विलिब्रियम लेते हैं। जबकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने किया है उसमें हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम लेते हैं। तो यहाँ पर हम जनरल इक्विलिब्रियम, सामान्य संतुलन की बात करते हैं, जिसमें हर एक जो तत्व है वो दूसरे पर डिपेंड करता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स। जैसे फॉर इंस्टांस अ चेंज इन इनकम लेवल में रिजल्ट इन चेंज इन सेविंग्स विच इन टर्न में इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली सेविंग्स बढ़ेंगी, और सेविंग्स बढ़ने के बाद हमारी इन्वेस्टमेंट पर फर्क पड़ता है। तो वो है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यूजफुल फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसा कि मैंने आपको स्कोप में भी बताया था कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज हैं, उन सभी की जो स्टडी है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, सरकारी नीतियां बनाई जाती हैं, वो एग्रीगेट्स को लेकर है, ना कि इंडिविजुअल को लेकर। हम यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल को लेकर कोई नीति नहीं बनाते, बल्कि हम एग्रीगेट्स के लिए नीति बनाते हैं। जैसे कि अगर रोजगार का स्तर कम है तो उसको बढ़ाने के क्या तरीके अपनाए जाएंगे, या जनरल प्राइस लेवल पर में या मुद्रास्फीति को कम करने के लिए, अधिक करने के लिए उसके क्या तरीके अपनाए जाएंगे, और या इंटरेस्ट रेट पर कैसा फर्क होगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इनकम थ्योरी। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज अ इनकम थ्योरी, क्योंकि हम यहाँ पर इनकम की बात करते हैं। मेजर एस्पेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज इनकम। A major task of macroeconomics is the determination of national income. It studies the factors determining national income and the causes of trends in national income, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो नेशनल इनकम को अफेक्ट करते हैं, और उसको बढ़ाने के या उसके ट्रेंड्स में चेंजेस करने के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो जो इनकम थ्योरी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आती है। overall view of the economy, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है gives an overall view of the economy. It interlinks various aggregates so as to show interrelationship between them. जितने भी हमारे वो होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, या फिर जितने भी हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्रीगेट्स होते हैं, उनकी आपस में ओवरऑल उनका क्या फ़र्क पड़ता है, कैसी उनकी इंटरडिपेंडेंस होती है। ओवरऑल जो व्यू इकोनॉमी का है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही देखते हैं। These are the features of macroeconomics. नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। तो समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व भी हमारा स्कोप और फीचर से ही संबंधित है। फर्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है दैट इज फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसकी फंक्शनिंग को चेक करते हैं कि उसकी फंक्शनिंग कैसी है, पूरी अर्थव्यवस्था में किस तरह से क्या हो रहा है, उसके नेशनल इनकम पे क्या फ़र्क पड़ता है, नेशनल इनकम दूसरे देशों से कंपैरिजन करने के लिए, ये जो भी उसकी पूरी फंक्शनिंग है उसे हम
मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो हमारी जो भी है, जैसे भी हम बनाते हैं, वो भी सारा का सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। इस नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी एग्रीगेट्स हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इनकम, नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, उन सभी को अंडरस्टैंड करने के लिए, उन सभी की समझ के लिए हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी एग्रीगेट्स हैं उनकी उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, जितनी भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आती हैं, डिप्रेशन है, बूम है और हमारे पास रिसेशन आता है, उन सब की बेटर अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो सकती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम देखते हैं कि हम उसे जो हमारे पास रिसेशन है या फिर हमारे पास डिप्रेशन है, उसको हम कैसे, किन टूल्स से उनको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। जो भी इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, कीमतों में अगर वृद्धि होती है, ये डिफ्लेशन कीमतों में कमी होने से, तो जो भी इसके रूल्स वो होंगे कि कौन सी नीतियां अपनाई जाएंगी, कौन से आरबीआई क्या करना चाहती है, ये सरकार क्या करेगी, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है। नेशनल इनकम की स्टडी करने के लिए दूसरे देशों से जब हम कंपैरिजन करते हैं कि किस देश की नेशनल इनकम हमारे देश से अधिक है, कम है, जीडीपी पर कैपिटा इनकम, तो उसके लिए भी हमें नेशनल इनकम की स्टडी जरूरी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश की आर्थिक विकास के लिए उसकी स्टडी करने के लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की आवश्यकता पड़ती है। परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस की उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो रही है या नहीं, वृद्धि हो रही है या नहीं, किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है, पब्लिक सेक्टर की क्या अप्रोच है या पब्लिक सेक्टर में कितनी वृद्धि हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है प्राइवेट सेक्टर्स में। जैसे सरकार टाइमली टाइम टू टाइम नए नए मॉडल्स लाती है, एक पीपीपी आ रहा था हमारे पास, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस तरह की जो जितने भी प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं, ये किसी भी तरह की परफॉर्मेंस को जानने के लिए हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं भी हैं। जो सीमाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? इग्नोर्स इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल है उसको इग्नोर करता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द वेरिएबल्स, एग्रीगेट वेरिएबल्स अफेक्टिंग द होल इकोनॉमी, जो कि होल इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। इट डजंट कंसर्न विद द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स। इट्स स्टडी इज नॉट यूजफुल एज इट इग्नोर्स द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। क्योंकि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज कंसर्न विद द एग्रीगेट्स, एग्रीगेट कंजम्पशन कितना है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना है, इन चीज़ों से नेशनल इनकम कितनी है, तो जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इग्नोर करता है। Statistical and conceptual difficulties. It studies various economic phenomena with the help of statistical and conceptual methods, and the investigator face difficulties in following these methods. These difficulties relate to aggregation of microeconomic variables. जैसा कि हमें पता है कि हम जितने भी एग्रीगेट्स हैं वो हम इंडिविजुअल्स को ही इकट्ठा करके उसको एग्रीगेट बनाते हैं, तो कई बार उन इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करने में जब एग्रीगेट्स आते हैं तो उनमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टीज आती हैं, कई बार रिजल्ट मिसलीडिंग आते हैं हमारे पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अगर हम एग्रीगेट की बात करें या एवरेज की बात करें, तो हम एक स्टूडेंट, अगर एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं, तो एक क्लास में एक स्टूडेंट है जो 40% है एवरेज, और एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा मेरिटोरियस स्टूडेंट है 90%। तो जब हम एवरेज की बात करते हैं तो 60% फॉर एग्जांपल एवरेज आता है, तो उस 90% वाले के जो मार्क्स हैं वो भी 60% एवरेज में आएगा, और जो 40% वाला स्टूडेंट है वो भी एवरेज में। तो इस तरह से कई बार स्टैटिस्टिकल और कॉन्सेप्चुअल हमें डिफिकल्टीज आती हैं एग्रीगेट्स को इकट्ठा करने में। नेक्स्ट है मिसलीडिंग। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ मैक्रो वेरिएबल में मिसलीड द इकोनॉमिस्ट। कई बार हमें जो डाटा है वो मिसलीड भी करता है कि कुछ जो चीज़ें हैं हो सकता है कि वो इंडिविजुअल के लिए गुड हों, लेकिन जब हम उसको लार्ज स्केल पर करते हैं तो वो जो रिजल्ट्स हैं वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। तो इसलिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी एक लिमिटेशन है मिसलीडिंग।
fallacy. It involves the fallacy of composition. It assumes that aggregate economic behavior is the sum total of individual activities. But what is real in the case of individuals may not necessarily real in case of economy as a whole. लेकिन वो जरूरी नहीं है कि जो इंडिविजुअल का है वही रियल में भी सारी इकोनॉमी के लिए सही हो। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स सच एज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करती है, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज अ डील विद एग्रीगेट्स and averages of the entire economy like aggregate output, national income, aggregate saving, investment, etc. It takes into account small components of the whole economy. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्मॉल कंपोनेंट्स को लेती है, जबकि ये it takes into consideration the economy of any country as a whole, पूरी इकोनॉमी को एज अ होल कंसिडर करती है, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल यूनिट्स को। It deals with the process of price determination in case of individual product and factors of production. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं, जो कि इंडिविजुअल यूनिट्स के लिए होती है, इंडिविजुअल। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट डील्स विद जर्नल प्राइस लेवल की। अगर हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, तो वो हम एक वस्तु की कीमत ना देखकर बल्कि सभी के लिए देखते हैं। तो इट डील्स विद जर्नल प्राइस लेवल इन एनी इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थ्योरी, इसे हम प्राइस थ्योरी भी कह सकते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी कहते हैं। Microeconomics, it is concerned with the optimization goals of individual consumers and producers. केवल इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स की गोल्स से कंसर्न है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के ग्रोथ प्रोसेस से कंसर्न है। एक पॉइंट अगर हम इसमें और करना चाहें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद पार्शियल इक्विलिब्रियम, कि अगर हम इसमें देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी हम वो पढ़ते थे, थ्योरीज पढ़ते थे, हम बोलते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अन्य बातें समान रहने पर। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लेते हैं जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, की आपस में जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं और सभी फैक्टर्स में परिवर्तन होने पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो वो हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये हमारा था माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट, जिसमें हमने किया कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, what is its nature, scope, features, importance, limitations, and what is the difference between micro and macroeconomics. And at last, just I want to say thank you. Have a nice day. Thank you.